हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में आपको साइकोलॉजी का बीए फर्स्ट ईयर की साइकोलॉजी का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है कि मतलब क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है एंड उसमें किस किस तरीके से कैसे कैसे पढ़ना था वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम उसमें से पहला टॉपिक उठा रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, जिसका पहला टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजी का परिचय, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे उसकी शुरुआत हुई, इस चीज के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। जिसके अंतर्गत जो ये पूरा टॉपिक है उसके अंतर्गत आपकी परिभाषा, प्रकृति, स्वरूप, क्षेत्र, उपयोगिता, अनुप्रयोग, ये सारी चीजें आएंगी। डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी, ये सारी चीजें आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज समझने वाले हैं दैट इज द इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा कि क्या चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, कहां पर मैं हूं और कैसे कैसे आपको पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहली बात है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी विज्ञान आकस्मिक रूप से विकसित नहीं होता है। इसके विकास में अनगिनत विज्ञानों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का अस्मरणीय योगदान होता है। वास्तव में विकास की रोचक, विस्मयकारी और पठनीय कथा होती है। यानी कि क्या कह रहा है कि कोई भी विज्ञान, कोई भी चीज अचानक से विकसित नहीं हो जाता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्वानों का, बहुत सारे वैज्ञानिकों का, बहुत सारे महान लोगों का योगदान होता है। उन्होंने अपना पूरी जिंदगी लगाई होती है, अपना पूरा लाइफ झोंक दिया होता है उस चीज को समझने के लिए, उस चीज पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। तब जाकर के किसी विज्ञान का विकास होता है। कुछ भी चीज ऐसे ही आकस्मिक नहीं हो जाती है। पुनर्जागरण काल में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र इत्यादि में तीव्र गति से विकास हुआ। जब 14वीं शताब्दी में जो है पुनर्जागरण हुआ तो क्या हुआ, बड़ी तेजी से जो भी चीजें फिजिकली हमारे एनवायरनमेंट में चीजें दिख रही थी उसके विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी तेजी से विकास हुआ। इसमें वैज्ञानिक जो पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के नीचे, समुद्र की गहराइयों में, अनंत आकाश की ऊंचाइयों में, इन सभी के ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण समझते थे और इसी के ज्ञान के बारे में खोज करने लगे, इसी के बारे में अपना ज्ञान रखने लगे, अपनी बातें रखने लगे। तत्समय दर्शन शास्त्र के गर्भ में मनोविज्ञान रूपी शिशु शयन कर रहा था। यानी कि उस समय जब ये सारी चीजें चल रही थी, उस समय पर जो आपका फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, उसके गर्भ में, मतलब उसके पेट में ये साइकोलॉजी नाम का एक जो नया चेहरा हमारे सामने आज जिस समय समाज में है, वो चीजें उसके पेट में, उसके गर्भ में जन्म ले रहा था कि हाँ साइकोलॉजी भी आ सकती है। उस समय ऐसा हो रहा था। एंड धीरे धीरे विज्ञान मन की गहराइयों को महत्वपूर्ण समझने लगे और आत्मा तथा मन के विषय में चिंतन शुरू हुआ। यानी कि धीरे धीरे विद्वानों ने इसको क्या कहा कि मन, हमारा आत्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम दुनिया की सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, फिर भी हमें डीप विद इन सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होता है, हमें शांति नहीं मिल रही होती है। हमारा माइंड इतना आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा होता है कि हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। या हमारा माइंड हमसे कुछ भी करवा रहा होता है, कुछ भी सोच रहा होता है, कुछ भी समझ रहा होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो इस विषय में अपने मन को समझना, अपने मानसिक स्थिति को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, फिलॉसफी से इसका जन्म हुआ। और शुरुआत में तो इसको फिलॉसफी का ही एक पार्ट माना जाता था। फिलॉसफी जैसे दर्शन शास्त्र था, आत्मा के बारे में जानना है, परमात्मा के बारे में जानना है, मन के बारे में जानना है, तो इसको मतलब दर्शन से जोड़ दिया गया था और दर्शन के अंडर में ही ये बहुत लंबे टाइम तक चला। अब इसमें कुछ विद्वान है जिन्होंने इस पर अपना विचार रखा, अपने चिंतन रखे। जैसे आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, डेमोक्रिटस, जिनकी टाइम पीरियड की बात किया जाए तो 460 से 370 बीसी तक इनका टाइम पीरियड है। हिप्पोक्रेटस 460 से 380 बीसी तक इनका टाइम पीरियड है। प्लेटो 427 से 370 बीसी तक। इस तरह से मतलब आप देख सकते हो अरस्तु, देकार्ते, लाइबनिज, स्पिनोजा, हॉब्स, लॉक, वर्कले, जेम्स मिल, स्पेंसर, कांट, लाज, वेबर, फेकनर, गोल्टन इत्यादि जो भी दार्शनिक हैं, इन्होंने जीव वैज्ञानिक, भौतिकवाद जो विद्या है, अन्य विद्या के विद्वानों का मनोविज्ञान के विकास में योगदान रहा है। मतलब जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं इन सभी का, और अलग अलग और भी लोग थे जो जीव वैज्ञानिक थे, जो आपके दार्शनिक थे, जो भौतिकविद थे, इन सभी का कहीं ना कहीं योगदान रहा है इस विज्ञान को आगे ले जाने के लिए। आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक शुभारंभ 1879 ईस्वी में हुआ था। यानी कि जो अभी आज साइकोलॉजी देख रहे हो आप, जो अभी मानसिक जो मनोविज्ञान देख रहे हो, उसका जो औपचारिक रूप से शुरुआत 1879 ईस्वी में हो गया था, जब शरीर क्रिया वैज्ञानिकों तथा अन्य वैज्ञानिक विधाओं ने दीर्घकालिक यात्रा तय करके मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी के अंत में 1879 में विल्हेम्स मैक्सिमिलियन वुंड
इनके पास जर्मनी में पहुंचता है। यानी कि ये चीजें हो रही होती हैं समाज में, धीरे धीरे मनोविज्ञान के प्रति जो है एक भाव बढ़ रहा होता है, विद्वान उस पर अपना विचार रख रहे होते हैं। उस समय धीरे धीरे ये चलते हुए 1879 में विलियम मैक्समिलियन उंट के पास पहुंचता है, जो कि जर्मनी के एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दार्शनिक थे, जहां लिप्जिग विश्वविद्यालय में उंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया, जिसके कारण उन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की संज्ञा से इनको विभूषित किया गया। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले विश्वविद्यालय कौन सा है, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित किया गया, तो वो कौन सा विश्वविद्यालय, लिप्जिग विश्वविद्यालय। एंड मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का प्रायोगिक मनोविज्ञान का जन्मदाता या उसके जो है जनक किसको माना जाता है, तो यह माना जाता है दोस्तों किसको, विल्हेम्स मैक्समिलियन उंट को। कई बार ये केवल उंट लिख करके आपसे ऑप्शंस में पूछता है क्वेश्चन, तो केवल उंट लिख करके आपके सामने आ जाता है, तो इनको इसका जनक माना जाता है। उंट ने चेतन अनुभव के अवयवों जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं एंड संरचना जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको मनोविज्ञान की विषय वस्तु स्वीकार करने पर बल दिया। उंट महोदय ने क्या कहा है कि जो अधिसंरचना है और जो उसमें जो कंपोनेंट आ रहे हैं, यानी कि जो अवयव आ रहे हैं, इन दोनों के बारे में अगर हम अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं तो यही मनोविज्ञान के विषय वस्तु हैं। और चेतना की संरचना पर इतना ज्यादा बल देने की वजह से इस कारण से विचारधारा जो बनी, इस विचारधारा को संरचनावाद के नाम से जाना जाने लगा। प्रस्तुत जो संप्रदाय था, स्कूल के विकास में टिचनर का महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए इसे टिचनरवाद भी कहा जाता है। यानी कि जो ये प्रयोगशाला रही, इसमें टिचनर महोदय का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस वजह से ये जो सिद्धांत है, इसको कहीं कहीं आपसे टिचनरवाद भी कह देगा, कहीं कहीं संरचनावाद भी कह देगा इस सिद्धांत को। अंतरदर्शन विधि के उपयोग के कारण मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना करते हुए कालांतर में इसे अस्वीकार कर दिया तथा नवीन विचारधारा को विकसित करने लगे। यानी कि ये जो विचारधारा रही, ये अंतरदर्शन पर आधारित थी कि मतलब हम अपने अंदर की भावनाओं को समझ करके उस पर अपना एक्ट कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा अंतरदर्शन, और इसको वैज्ञानिक पैमाने में रखा नहीं जा सकता था, यानी कि इसके बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं दिया जा सकता था। इस वजह से आगे चलने के बाद, कुछ कालांतर के बाद, वैज्ञानिकों ने कहा कि इट्स नॉट राइट, हम कुछ अलग तरीके से इसके बारे में खोज करेंगे, और वहां से इसको नकार दिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। नवीन संप्रदाय के समर्थकों के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना की क्रियाओं, कार्य तथा उपयोगिता का अध्ययन करना है। प्रकार्य पर बल देने के कारण इस विचारधारा को प्रकार्यवाद कहा गया। यानी कि आगे चल करके क्या कहा गया कि ऐसी चीज के बारे में बात किया जाए जिसको हम ट्रैक कर सकते हो। तो इसमें क्या कहा गया कि चेतना के प्रकार्यों पर ध्यान दिया जाए, उसके क्रियाओं पर ध्यान दिया जाए, मनुष्य के उसी को हम ट्रैक कर सकते हैं, और इसके अनुसार इस जो संरचना बनी, यानी कि ये जो विकास हुआ, इसको प्रकार्यों के बारे में विकास होने की वजह से इसको नाम दिया गया क्या, प्रकार्यवाद। अब प्रकार्यवाद के भी कई सारे समर्थक इसमें आते हैं जिन्होंने इस पर प्रस्तुत अपनी जो ये चीजें थी इसका विकास किया, इसके संस्थापक, इसकी व्यवस्था और इसके जो है विकासकर्ता के रूप में डेवी का नाम आता है, एंजेल का नाम आता है। चेतन अनुभव के प्रकार अध्ययन के साथ समायोजन एवं व्यवहार पर बल देते हुए इस विचारधारा के मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के क्षेत्र को विकसित किया। यानी कि इसमें थोड़ा सा विचारों के बारे में बात किया जाए, व्यवहार के बारे में बात किया गया, और इस तरह से इसको विकसित किया गया, इसका विकास किया गया। आगे उंट के संरचनावाद के विरुद्ध 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी में एक नवीन विचारधारा को लेकर एक स्कूल की स्थापना किया गया, जिसको गेस्टाल्टवाद कहा गया, यानी कि गेस्टाल्ट स्कूल के नाम से संबोधित किया गया। इसके प्रवर्तक थे मैक्स वर्दाइमर। इनके अनुसार मानसिक क्रियाओं अथवा घटनाओं को पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए, ना कि अंश के रूप में आंशिक रूप से अध्ययन करना चाहिए। गेस्टाल्टवादियों ने उल्लेख किया है कि संपूर्ण अनुभव व्यवहार अपने अंशों के योग मात्र से अधिक होता है। वास्तव में अनुभव समग्रतावादी अथवा पूर्ण गेस्टाल्ट होता है। यानी कि क्या हुआ, 20वीं शताब्दी में इसको भी नकार दिया गया। केवल थोड़ी सी क्रिया के बारे में, किसी व्यक्ति की क्रिया के बारे में समझ करके आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं मनोविज्ञान को या मानसिक स्थिति को या फिर व्यवहारवाद को आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एक पार्ट का अध्ययन नहीं करना, बल्कि पूरी तरह से उस चीज को समझने की कोशिश किया जाए। शरीर का अगर एक पार्ट में प्रॉब्लम है, सभी को समझने की कोशिश किया जाए। इस तरह एक नए विचारधारा का शुरुआत हुआ, जिसको कहा गया क्या, गेस्टाल्टवाद। संरचनावाद की प्रतिक्रिया में एक और विचारधारा का उदय हुआ, यानी कि जो पहले संरचनावाद, सबसे पहले हमने बात किया हुआ था ना संरचनावाद, उसके जो है प्रतिक्रिया में एक और विचारधारा का उदय हुआ जिसे व्यवहारवाद कहा गया। इस स्कूल के व्यवस्थापक या वे उसके संस्थापक थे जॉन ब्राइस वाटसन।
व्यवहारवादियों ने चेतन अनुभवों को मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानने पर आपत्ति करते हुए कहा कि चेतना का अध्ययन वस्तुनिष्ठ होता है रूप में संभव नहीं है, अतः चेतन अनुभव मनोविज्ञान की विषय वस्तु नहीं हो सकती है। यानी कि चेतन की संरचना के बारे में बात किया गया था, चेतना की संरचना के बारे में पहले उसमें, तो उसके बारे में आपत्ति जताते हुए कहा गया कि नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि चेतना को हम वैज्ञानिक पैमाने पर नहीं नाप सकते हैं, इसलिए हम उसको नकार रहे हैं और नई पद्धति हम सामने ला रहे हैं। क्योंकि जो मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु होगी वो विषय वस्तु होगी कैसी, निरीक्षणीय यानी कि ऑब्जर्वेबल, और मापनीय यानी कि मिजरेबल, यानी कि जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता हो, जिसे देखा जा सकता हो, जिसे समझा जा सकता हो, और मिजरेबल भी हो, जिसको मापा जा सकता हो। यानी कि जो चीजें निरीक्षण की जा सकती हो जिसका, और जिसको मापा जा सकता हो, ऐसा उसका विषय क्षेत्र होना चाहिए। प्राणी की अनुक्रियाओं यानी कि व्यवहार का मापन किया जा सकता है और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि मनुष्य का जो व्यवहार है उसको नापा जा सकता है कि कैसा व्यवहार कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसको मापा जा सकता है, और मनुष्य का निरीक्षण भी अच्छे तरीके से, उसके व्यवहार का निरीक्षण भी किया जा सकता है वस्तुनिष्ठ रूप से। तो इस अतः मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया। वाटसन के व्यवहारवाद की गथरी, हल, टालमैन, स्किनर इत्यादि ने महत्वपूर्ण विकास किया। यानी कि क्या कहा गया कि अब एक ऐसा, अगर आपको मनोविज्ञान को अच्छे तरीके से समझना है तो इसके लिए आपको व्यवहार को समझना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार को आप निरीक्षण भी कर सकते हो, व्यवहार को आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, और व्यवहार को आप क्या कर सकते हो, उसके स्टैटिक्स भी निकाल सकते हो, यानी कि उसके बारे में जैसे कहा गया है कि मीजर भी कर सकते हो, आप उसको नाप भी सकते हो। तो इस तरह से इसको क्या कहा गया कि मनुष्य जो एक था कि आत्मा के बारे में ज्ञान है, बाद में आया कि उसमें मन के बारे में ज्ञान है, उसको भी नहीं मापा जा सकता, मानसिक क्रियाओं के बारे में ज्ञान है। धीरे धीरे चलता हुआ जो मनोविज्ञान है वो क्या हो गया, एक व्यवहार का विज्ञान बन गया, यानी कि मनुष्य के व्यवहार के बारे में जानना ही मनोविज्ञान कहलाने लगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। प्रारंभिक व्यवहारवाद के विकास के समय ही एक अपूर्व विचारधारा जिसको मनोविश्लेषण की संज्ञा दिया गया, इसने मानव चिंतन को झकझोर करके रख दिया। यानी कि जब ये व्यवहारवाद अपना पनप रहा था, व्यवहारवाद जन्म ले रहा था, तो एक नई विचारधारा सामने आती है जिसने सभी को झकझोर करके रख दिया, जिसको मनोविश्लेषणवाद कहा गया। इसके विषय वस्तु के बारे में बात किया गया तो चेतन के स्थान पर इसमें अचेतन के अध्ययन को मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानने पर विचारधारा ने ज्यादा बल दिया है कि हम चेतन के से ज्यादा हमें अचेतन मन के बारे में, अचेतन के बारे में जानना जरूरी है, अनकॉन्शियस के बारे में जानना समझना जरूरी है, और वही विषय वस्तु हो सकती है मनोविज्ञान को। मनुष्य के अगर बिहेवियर को अच्छे से समझना है तो उसके लिए अचेतन को समझना चेतन से समझने से ज्यादा बेटर होने वाला है। क्यों ऐसा कहा गया, आगे आइए समझते हैं। इस पर जो विचारधारा के प्रवर्तक थे वो थे सिगमंड फ्रायड। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक के रूप में इनको जानते हैं। इनके अनुसार अपूर्त तथा दमित इच्छाएं अचेतन में चली जाती हैं तथा भविष्य में व्यक्ति के व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ये कहते हैं कि मतलब मनुष्य के, मान लिया अगर कोई इच्छा है या उसका कहीं दमन किया गया है, उसके जो पावर्स हैं उसका दमन किया गया, उसको दबाया गया है, या उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, तो वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड वो चीज ऐड होती रहती है और वो आगे चल करके मनुष्य का व्यवहार बदल देती है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के लाइफ में जो हम व्यवहार, जिसको हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, उस व्यवहार को कहीं ना कहीं वो चीजें क्या कर रही हैं, उस पर अपना प्रभाव डाल रही है। तो इसलिए अचेतन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का ये जो व्यवहार आज मनुष्य कर रहा है, ये व्यवहार के पीछे रीजन क्या है, क्या कभी उसके साथ ऐसा किया गया? तो कई बार क्या होता है ना, मुझसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने, अगर आपने हमारी अरशद खान ऑफिशियल वाले पेज को, अरशद खान ऑफिशियल वाले चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के एक बार कर लेना, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उस पर मैंने बात किया, कई सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब हम, कई बार क्या होता है, हमें कुछ भी करने में बहुत डर लग रहा होता है, या मतलब कुछ भी हम नया नहीं कर पाते, अपने आप को लूजर फील करते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मतलब हमें डर लगा रहता है, हम अपने आप को फील करते हैं नहीं हम ये नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी था कि इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। या तो आपको बचपन में ही आपको दबाया गया हो, आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोत्साहित ना किया हो, मतलब आपका दमन किया गया हो, या फिर आप अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में आए हो कभी जहां आप कुछ करना चाह रहे हो और बुरी तरह से आप फेल हो गए हो, तो इस वजह से आप अपने आप को लूजर फील कर रहे होंगे। तो क्या कहने का मतलब है कि अनकॉन्शियस रूप से आपके माइंड में जो चीजें जाकर के एक बार बैठ चुकी हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके व्यवहार को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए व्यवहारवाद के बारे में, व्यवहारवाद को अच्छे तरीके से समझने के लिए कहा गया कि चेतन से ज्यादा हम अचेतन मन के बारे में समझना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर आगे देखिए क्या कह रहा है
कि भविष्य के में व्यक्ति के व्यवहार को प्रवर्तित करती हैं। कालांतर में अल्फ्रेड एडलर ने व्यक्तिक मनोविज्ञान और कार्ल जो जुंग हैं उन्होंने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का विकास किया। मनोविज्ञान की मूल प्रवृत्ति द्वंद्व, असामान्य और अचेतन व्यवहार पर बल दिए जाने के संदर्भ में विचारों व्यवहारवाद के यांत्रिक दृष्टिकोण का विरोध करते हुए मनोविज्ञान के तृतीय बल का विकास हुआ, जिसे मानवतावादी मनोविज्ञान कहा गया। यह विभिन्न स्कूलों के विचार का नवीन समन्वयिक प्रारूप है। प्रस्तुत विचार के समर्थक में अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर इत्यादि का मूल नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मानवतावादी मनोविज्ञान मानव के सकारात्मक विधेयक पक्ष, आत्मा सिद्धि तथा समग्रता के रूप में व्यक्ति के अध्ययन पर बल देता है। यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, इस दमनकारी से भी आगे बढ़ा गया। कई सारे अलग अलग सिद्धांत आने लगे मनोविज्ञान को समझने के लिए। धीरे धीरे मनोविज्ञान क्या हुआ, विकास होने लगा। और जहां पर क्या कहा गया कि ये जो व्यवहारवाद मैकेनिज्म है कि हाँ इस तरह से उसके साथ हुआ होगा तो ये चीजें हो रही हैं, उसको भी चेंज किया जा सकता है कहीं ना कहीं। तो इसको एक पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश किया गया। और जहां से उभर करके आता है मानवतावादी मनोविज्ञान, यानी कि जहां पर चीजों को समझा जाए, मनुष्य के बारे में समझने की कोशिश किया जाए, तो वहां से आता है ये नया मनोविज्ञान। अब मानव को मशीन मानने की व्यवहारवादी विचारधारा की आलोचना करते हुए, यानी कि मनुष्य को कोई मशीन तो है नहीं कि उसके अंदर एक चीज फीड हो गई तो वो चीज उसी के अंदर फीड ही रहेगी, उस चीज को निकाला नहीं जा सकता या उसको इवॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये जो विचारधारा थी व्यवहारवाद को, जो इन्होंने बल दिया था कि मनुष्य के माइंड में कहीं कहीं ना कहीं एक चीज चली गई है तो वो उसी के अनुसार एक्ट कर रहा है, तो वो चीजें अगर चली भी गई उसको चेंज किया जा सकता है। तो उसी के बारे में बात करते हुए कह रहा है कि मानव को मशीन मानने की जो व्यवहारवादी विचारधारा है इसकी आलोचना करते हुए एक और आंदोलन उभर करके सामने आया। यानी कि मनुष्य को जो मशीन मान लिया गया था उसका विरोध करते हुए एक नई विचारधारा सामने आई जिसको कहते हैं अस्तित्ववादी मनोविज्ञान। यानी कि जिसमें अस्तित्व के बारे में बात किया गया है, आपके एग्जिस्टेंस के बारे में बात किया गया है। इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। इसकी संज्ञा दी गई। इसका मूल उद्देश्य क्या था कि मानव को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अध्ययन करना जो संसार में एक जीवित प्राणी के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होता है। यानी कि इसका जो मेन वो था कि मनुष्य की अपनी कुछ एग्जिस्टेंस है, मनुष्य अपने आप में समर्थ है, मनुष्य के पास बहुत सारी पावर्स हैं, तो मनुष्य किसी भी चीज का गुलाम नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मानव को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अध्ययन करना जो संसार में अपनी एग्जिस्टेंस बनाए हुए है, मनुष्य जीवित है, वो जीवन जी रहा है। लुडविग विस्वेंगर ने कहा है और मैडार्क बॉस ने इस पर अपना योगदान देते हुए आदि मनोवैज्ञानिकों का अस्तित्ववादी मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो मानव व्यवहार जो है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मनोविज्ञान में। तो मानव व्यवहार को मात्र उद्दीपक तथा अनुक्रिया के रूप में व्याख्या करने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने एक नए दृष्टिकोण को विकसित किया जिसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जिसको कॉग्निटिव साइकोलॉजी की संज्ञा दिया गया। यानी कि क्या कहा गया कि मनुष्य का जो व्यवहार है या मनुष्य का लाइफ है वो केवल उद्दीपक या अनुक्रिया से रिलेटेड नहीं है, और उसके अनुसार ही समझ करके अगर आप किसी चीज को डिफाइन कर रहे हो तो वो चीजें सही नहीं होगी। इस आधार पर क्या किया गया, इसकी आलोचना किया गया और एक नया विचारधारा सामने आया जिसको कहते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। इसमें क्या चीजें थी, तो इसके अनुसार जटिल व्यवहार की व्यवस्था व्याख्या हेतु उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य घटित संज्ञानात्मक और मानसिक प्रक्रमों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। जीन पियाजे, नोम चोम्स्की, न्यूबेल, साइमन, सेल्फ्रिज, निसर इत्यादि ने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कैसे मनोविज्ञान का विकास होता गया। पहले एक एक जो चीजें आई, जैसे पहले संरचनावाद में बात किया गया जिसको हमने संरचनावाद कहा, टिश्नरवाद का। फिर धीरे धीरे प्रकारों के बारे में बात किया गया जिससे प्रकारवाद आया, फिर गेस्टलवाद आता है, फिर उसके बाद जो है अचेतन मन के बारे में बात किया जाने लगा, व्यवहार के बारे में बात किया जाने लगा, व्यवहारवाद आ गया। अब व्यवहार के बारे में अचेतन मन को कनेक्ट किया गया तो अचेतन वाला ये पोर्शन आया। फिर इसके बाद आता है आपका संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो इस तरह से मनोविज्ञान का धीरे धीरे क्या हुआ, विकास होता गया। तो हमने देखा कि मनोविज्ञान का ये इंट्रोडक्शन एक तरह से आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे मनोविज्ञान का उदय हुआ, मनोविज्ञान के बारे में लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, मनोविज्ञान एक नए विषय के रूप में हमारे सामने आता है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, मनोविज्ञान के बारे में विद्वानों ने क्या कहा है, कैसे कैसे इसको लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। ये सब चीजें हम आगे अगले वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं, केवल हमने परिचय देखा है। अब परिचय के बाद अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान की परिभाषा, एंड उसके बाद अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में मनोविज्ञान की प्रकृति और मनोविज्ञान का स्वरूप, एंड उसके बाद पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो इस तरह से आप देख सकते हो। एंड उसके बाद पढ़ेंगे मनोविज्ञान की प्रयोजनकता या
उपयोगिता या प्रायोगिक रूप से मनोविज्ञान क्या है। तो इस तरह से 4 वीडियो में या 5 वीडियो में हम आपका पहला चैप्टर कवर करेंगे। तो डिटेल आप देख रहे हो कितने डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है, कि चीज़ आपको समझ में आने वाली है। एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस उससे उठ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आपसे भी हल करवाएंगे और खुद भी बताएंगे उस चीज़ के बारे में। ओके, तो वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, चाहे पहली बार चैनल पे आए, एक बार विजिट कर लीजिएगा, पसंद आ रहा हो लाइक कीजिए, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी इस बारे में जानने को मिल सके, इस बारे में वो चीज़ें समझ सकें, इस बारे में वो सोच सकें। ओके, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, लाइक कर देना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।